हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल डिसाइड हो चुका है, करीब पहला फेज का 28 दिसंबर से लेकर के और 13 जनवरी तक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप इस एग्ज़ाम को पहला स्टेज फेज जो है वो कैसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये। स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात क्या है, अगर किसी भी जोन की अगर बात करते हैं, कोई भी अगर जोन है, किसी में अगर मान लीजिए 2000 वैकेंसी है, किसी में 3000 वैकेंसी है, किसी में 4000, जो भी वैकेंसी है, मैं किसी एक पर्टिकुलर जोन की लेकर बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए गोरखपुर जोन में 2000 प्लस वैकेंसी अगर मान लीजिए है, अगर उसमें फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की संख्या करीब 4-4.5 लाख के आसपास है, मान लीजिए 4 लाख 4.5 लाख जो भी है, अगर उसमें मान लीजिए 50,000 जो है जिनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका, ठीक, 4 लाख लोग टोटल बचे फॉर्म भरने हुए, और जो है एग्ज़ाम देने वाले अगर मान लीजिए 3 लाख लोग जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख लोग छोड़ ही देते हैं, नहीं भी छोड़ते हैं, तो इतना जान जाइए कि 3 लाख स्टूडेंट में से 2000 सीट जो है कि लाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो 100% इतने हैं कि जो 70% नंबर से प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मत आप सोचिएगा कि जो है कि 2000 स्टूडेंट जो है 3 लाख में से काबिल नहीं है जो 70% प्लस स्कोर ना कर पाएँ। तो ये मत कैसे कहिएगा कि कोई लोग कहते हैं कि 60 नंबर लाइए, 50 नंबर लाइए, 40 नंबर लाइए, वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा वैसा। ठीक है, तो पार्ट 1 तो क्लियर हो सकता है मान लीजिए, लेकिन CBT 2 अगर आपको क्लियर करना है तो आप कम से कम जो है 75% प्लस जो है टारगेट लेकर के चलिए। 75 नहीं है तब भी 70% आपको लेकर आना ही आना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो अगर क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर मान लीजिए 70 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है, 69 लाए हैं तब भी आपको पछतावा होगा। 81 लाए हैं, सॉरी 71 लेकर आए हैं, लेकिन आप डर में बने रहेंगे कि जो है पता नहीं होगा कि एग्ज़ाम की नहीं होगा। तो इस तरह से डर में रहने से अच्छा है कि आप पहले ही इतनी अच्छे से स्ट्रेटजी बना लीजिए, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपका स्कोर जो है 75% से प्लस हो। अगर 80% प्लस होगा तो मान के चलिए मतलब सिलेक्शन बहुत ही आसान है आपके लिए और आपको टेंशन थोड़ा सा बहुत कम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहले मैंने पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो LP का जो सीट था, जैसे LP में सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट थे, ठीक, तो टेक्निकल स्टूडेंट में जो है कि सिर्फ बीटेक वाले या फिर डिप्लोमा वाले थे, लेकिन ये नॉन टेक वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, एनटीपीसी, तो इसमें टेक्निकल वाले भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे, नॉन टेक के स्टूडेंट भी मिलेंगे, जो बीएड किए हुए हैं वो भी मिलेंगे, बीटीसी जो भी किया है, MSc BSc जो भी किया हुआ है, जो ग्रेजुएशन किया है, नॉन ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी किया है, तो सभी प्रकार के स्टूडेंट आपको इसमें मिलेंगे। तो जाहिर सी बात इसमें फ़ाइट ज़्यादा है और सीट भी आपके पास मान लीजिए अगर हर जोन में किसी में 2000 है, किसी में मान लीजिए 4000 है, ठीक है, तो वहाँ स्टूडेंट भी नंबर, अब स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो ये सोच के आपको चलना है कि सबसे पहला अपने दिमाग में बना लीजिए कि हमको किसी भी हालत में 70% से प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब कैसे करना है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है, पेपर का लेवल देख के ही आपको 70% का टारगेट लेना है। फर्स्ट स्टेज में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आपको क्वालिफाई करने के लिए करीब 15 गुना स्टूडेंट को बुलाता है। तो 15 गुना स्टूडेंट को अगर बुलाएगा तो देखिए, सोचिए आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिल रहा है। समय तो इसमें एकदम मोर देन सफिशिएंट है समय है। अगर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब कर रहे हैं और आपका स्कोर जो है 70 या 65 नंबर जो है, मतलब 65% अगर आप कहिए, इससे प्लस नहीं आ रहा है, तो सोचिए CBT 2 में आपका क्या होगा जब वहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और समय आपके पास जो है 90 मिनट होगा। ठीक, अब 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे, तो वहाँ पे आपको कम से कम 75 प्लस स्कोर करना, 75% प्लस स्कोर करना है। ठीक, तो आप पहले से ही जो है आप स्टडी अच्छे से बना लीजिए कि आपको 70% प्लस स्कोर करना है। इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, पहले फेज में जिनका एग्ज़ाम है वो इन पॉइंटों पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, समय कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। अभी समय इतना है, 7-8 दिन 10 दिन जो भी है जिनके पास समय बचा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि डेली 2 ऑनलाइन टेस्ट पेपर आपको देना है। ठीक है, किसी के पास अगर 2 नहीं दे पाते हैं, 1 भी देते हैं तो भी बुरी बात नहीं है, कम से कम 1 जो है पेपर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और एकदम ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है। फिर उसके बाद से जो है उस पेपर का रिव्यू करना है। सही क्वेश्चन पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, उस पर फोकस करना है कि क्यों, कैसे जो है वो सेक्शन मेरा गलत हो जा रहा है, उसको आपको पॉइंट आउट करना है। हो सकता है कोई एक फार्मूला आपसे मिस हो जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उससे मिस हो जा रहा है और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है। तो सिर्फ आपको गलत क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सही क्वेश्चन जो है वो हर हाल में आपके सही हो जाएंगे। दूसरी बात जो क्या आपको बताने वाली है, कभी भी गेस नहीं करना है। जब भी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हैं,
ठीक है। आप घर पे अगर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो गेस जो करते हैं, होता क्या है कि अगर आप गेस कर दिए, अगर वो क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, तो पहली बात जो है आपने गेस से सही किया है, और जब आप उसका रिव्यू करते हैं तो उस क्वेश्चन पे जो है आप उतना फोकस नहीं करते हैं, और वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में गेस की तरह ही बना रहता है, और एग्जाम में जब आता है तो फिर वो गेस हो सकता है आपका मिस हो जाए और वो लगे भी ना आपसे, ठीक। तो गेस अगर कम करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में 100 क्वेश्चन के पेपर में आप कितना एक्चुअल मार्क लाते हैं। अगर मान लीजिए 60 नंबर लाते हैं, अगर आपने कोई भी गेस नहीं किया हुआ, और नंबर ऑफ गलती मतलब जो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन अगर कहिए वो कम से कम होना चाहिए, यूनिट डिजिट में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं यही बताता हूँ आपको कि जितना कम से कम क्वेश्चन आप गलत करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत करने का है वो अगर यूनिट डिजिट में मतलब 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप समझ जाइए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन 10 से प्लस जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए गेस वर्क आप ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आप वो जो मतलब गलती कम से कम करिए। दूसरा क्या है, आपको पॉइंट आउट करना है जो वीक पोर्शन है आपका। अभी देखिए जिनका पहले फेज में एग्जाम है उनको वीक पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करने का समय बचा नहीं है, लेकिन जिनका बाद के फेज में एग्जाम है उनको आप जो है वो अपना वीक पोर्शन एकदम आसानी से जो है मजबूत कर सकते हैं। जैसे वीक पोर्शन कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी मैथ का जो फार्मूला है, ठीक है, मैथ में अगर कोई पोर्शन है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो उसमें कोई एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और वही टाइप का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है बार बार, ठीक है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो आपको पोर्शन कंप्लीट करना है। कोई मतलब वीक का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चैप्टर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो वो अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब पहले फेज में जिसका एग्जाम है तो वो ये ना लगाएं कि मतलब वो चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ने लगाएं, समय ही कम बचा हुआ है तो रिवीजन कब करेंगे वो, ठीक है। तो जो छूट गया वो तो छूट गया, लेकिन आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी बात जो है मेमोराइज जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट फार्मूले से पहले टेस्ट पेपरों में सॉल्व किया हुआ है उसका रिव्यू करके जो आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें देखिए जो इंपॉर्टेंस फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन एक पर्टिकुलर आ जाता है, एक हेक्सागन है, ठीक है, उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, ये सिंपल फार्मूले पे जो है क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक। तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आप तो ऐसे बिना फार्मूले से ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का फार्मूला जो है आपको दिमाग में रिवीजन कर लेना है। चौथा पॉइंट क्या है कि रिवाइज लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जो है अगर जो लोग बहुत पहले से करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो नोट्स भी बनाते हैं और उनका रिवीजन भी हो रहा है और वो टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं तो उसमें भी उनका रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, अगर उनको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कम से कम लास्ट के 3 महीने का करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ लें। 3 से 4 महीने हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है कि आपको 3 महीने का पढ़ना भी है और साथ में उसको रिवीजन भी करना है, ठीक। दूसरी बात जो है कि अवार्ड्स जितने हैं वो पढ़ लीजिए, अवार्ड्स पढ़ लीजिए, बुक्स जितने लिखे गए हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। नोबेल अवार्ड अभी मिला है वो भी पढ़ लीजिए, वैसे अभी तो हाल ही में मिला है तो जो है कि हो सकता है ये आ जाए, ठीक। और जितने खेल वेल से रिलेटेड हैं जो भी हैं वो आप जो है आसानी से उसको क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद से 5वां नंबर जो है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग का पोर्शन आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने जितना भी अगर आपने टेस्ट पेपर कम से कम 50-60 टेस्ट पेपर अगर मान लीजिए अगर 20 ही टेस्ट पेपर आपने दिया है तो काफ़ी है रीजनिंग का पोर्शन उसमें हैंडल करने के लिए। देखिए सारा क्वेश्चन तो सही नहीं हो सकता, ठीक, तो मान लीजिए अगर सारा सही हो जाता है तो वही अच्छी बात है, अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो अभी आपका ऐसा नहीं कहा जाएगा कि रीजनिंग का पोर्शन आपका वीक है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा इसमें रीजनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे जितना जो आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है उतना ही काफ़ी है। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें फॉर्मूलेज लगते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगता है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चनों को जितना ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है किसी पेपर में आ जाता है, किसी पेपर में नहीं भी आता है। तो अगर इसका फार्मूला अगर आप रट लेंगे, रीजनिंग में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका ये क्वेश्चन क्लॉक और कैलेंडर से रिलेटेड जो है वो छूटेगा नहीं, ठीक। और दूसरी बात जो है कि इसमें फोकस क्या करना है, देखिए लिखा है फोकस प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आपको देखना है, जैसे क्लॉक और कैलेंडर बैंक पीओ के अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक। तो आपको अपने ही पेपर मतलब जो एनटीपीसी या फिर हो सकता है एलपी के पेपर्स को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, उसमें क्लॉक और कैलेंडर का जो पोर्शन आया हुआ है उसके पैटर्न को देखेंगे, जो पैटर्न से अगर पूछ रहा है वही पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो कुछ फॉर्मूले बना लीजिए और जो है कि उसमें उसको रट लीजिए, उसको देख लीजिए कैसे सॉल्व हो रहा है। क्लॉक में जनरली मतलब एंगल निकालने का ज़्यादातर आता है, ठीक है, तो कैसे एंगल निकलेगा उसका फार्मूला भी आपको पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा। छठा पॉइंट जो है कह रहे हैं कि एएलपी CBT1 और CBT2 का पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बहुत सारे वीडियो में कहता आया हूँ कि एएलपी CBT1 और CBT2 का जो पेपर था, टेक्निकल वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए
तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पेपरों में जो है कि मैथ्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये मत समझिए कि इनका पेपर का जो पैटर्न अलग अलग है। मैंने CBT 1 और CBT 2 में मैथ्स के एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं जो ग्रुप डी में भी आए हुए थे। सेम उसी पैटर्न पे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसी तरह के CBT 2 1 CBT 2 में आए हुए थे। तो अब ये 19-20 का फ़र्क आप मत करिएगा, ठीक है। ये पेपर जिन लोगों ने किया हुआ है LP CBT 1 और CBT 2 का जो पेपर है, इसी पहला जो पेपर था उसमें टेक्निकल को छोड़ के, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा उनका NTPC एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली मतलब साइंस का जो पोर्शन था, क्योंकि इस पेपरों में साइंस के जितने एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो दिए हुए हैं, और इतना आप कर लेते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो डेफिनेटली प्री में आपका आना ही आना है, ठीक है। दूसरा बात जो है, आगे देखिए 7वां पॉइंट, एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, फोकस ऑन अर्थमेटिक्स। हाँ देखिए, अर्थमेटिक्स का पोर्शन जो है जनरली रेलवे में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो जो अंक गणित जिसे कहते हैं, तो अंक गणित का पोर्शन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करिए, और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। सबसे पहली बात जो है, आप टाइमर के साथ सॉल्व करिए। कोई भी टेस्ट पेपर अगर मान लीजिए अगर ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, आपके पास हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी से जो अगर आप पेपर दे रहे हैं, जैसे बुक होता है प्रीवियस ईयर का आप खरीद लेते हैं, तो उसको जो है आप टाइमर के साथ जो है मतलब 1 घंटे में या 90 मिनट में जो भी आपको सॉल्व करना है वो टाइम लगा के सेट करके ही आप पेपर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, ठीक। तो लास्ट में यही पॉइंट कहूँगा कि आपको सबसे मेजर पॉइंट क्या आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप कर लेंगे तो प्री का पेपर तो आराम से जो CBT 1 का स्टेज है वो निकल जाएगा। दूसरी पॉइंट आपको मैं बता दूं कि किसी भी जोन के जो स्टूडेंट हैं, अगर उनके जोन में अगर 2000 या 3000 स्टूडेंट की क्षमता है, मतलब वैकेंसी है, अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख जो भी उस जोन में भरे हुए हैं, तो इतना तो आप जान जाइए कि उस जितने भी स्टूडेंट उसमें फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें जितनी वैकेंसी है उतने काबिल स्टूडेंट ज़रूर हैं। तो आप ये मत समझिए कि 60% नंबर ला के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 50% पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन तो नहीं होगा भले ही आप एग्ज़ाम दें, ठीक है। आपको कोशिश रखनी पड़ेगी कि कम से कम मैं 75% प्लस जो है स्कोर करने की कोशिश करूँ। अब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो हो सकता है 50% वाला लड़का भी जो है 80% वाले के पास चला जाए, तो नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। कोशिश करिएगा आप कि पेपर का लेवल देखने के हिसाब से कि कम से कम कोशिश मेरी रहे कि 70% से प्लस ही रहे। जो लोग 80% तक का स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा माने कि मतलब वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, और बाकी मैं और भी स्ट्रेटजी बताता रहूँगा, ऐसा बात नहीं है। और जो लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए और भी कोई भी क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम पे जो है thestudent.study नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे आप जा कर के कोई भी मैसेज कर लीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। जनरली जो भी स्टूडेंट मैसेज करते हैं वहाँ पे मैं उनको रिप्लाई देता हूँ और बताता हूँ कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे क्या क्या पोर्शन उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आने वाले जो भी फेज होगा उसमें मैं और भी वीडियो डालूंगा, थोड़ा सा लेट वीडियो है इसलिए, ठीक है। तो मैं और भी अभी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कैसे कौन कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन आपको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।